तो मेरे भाई एक बैकएंड इंजीनियर होता क्या है, बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है, एआई के आने के बाद 2025 में क्या बैकएंड डेवलपर की सही में रिक्वायरमेंट है। देखो ऐसा मत सोचो कि एआई के आने के बाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब ही नहीं है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का कोई काम ही नहीं बचा। नहीं, एआई जो कोड लिखता है वो इंटरनेट से उठा के लिखता है। तो इंटरनेट पे कोड अच्छा भी है, बेकार भी है, बुरा भी है और अच्छा नहीं भी है, मतलब जो भी है इंटरनेट से उठा रहे हैं ना। तो इंटरनेट पे तो कोड क्या पता कैसा है, तो चेक करने के लिए क्या चाहिए, डेवलपर ही चाहिए जो उस कोड को क्या कर सके, चेक कर सके, बता सके कि हाँ भाई ये कोड अच्छा है, बुरा है, बेकार है, अच्छा है, क्या है, जो भी है। तो उसको कैसे मर्ज करना है मेन स्ट्रीम के अंदर, मेन स्ट्रीम के बाद मर्ज करने के बाद ऑप्टिमाइज कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, पाइपलाइन कैसे जोड़नी है, पूरा फ्लो को कैसे तैयार करना है, उसके लिए मेरे भाई डेवलपर ही चाहिए। ओके हाँ, ये हुआ है कि बैकएंड डेवलपमेंट कह लो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कह लो, कोई भी कह लो, बट हाँ इसमें आपके प्रोडक्टिविटी लेवल जरूर इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि एक अच्छी बैकएंड इंजीनियरिंग या फिर आप कह सकते हो आफ्टर एआई जो है ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है एरर्स पे, डिबगिंग पे थोड़ा कम हो गया, बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस है, हम मॉडल को यूज कर रहे हैं ताकि हमारे बता सके कि एरर ढूंढ के दे दे भाई कहाँ पे क्या दिक्कत है इसमें, है ना। तो वो हमें पता लग जाता है, बट उसको कैसे मेन स्ट्रीम में कैसे ऐड करना है और कैसे डीबग करना है, कैसे मर्ज करना है, उसके लिए डेवलपर की ही रिक्वायरमेंट है। ओके सो हु इज अ बैकएंड इंजीनियर पहले ही समझते हैं, और कैसे बैकएंड इंजीनियर बनना है वो बाद में समझेंगे, ठीक है। तो बैकएंड इंजीनियर का काम होता है बैकएंड को लिखना, सर्वर को लिखना, सर्वर की डेवलपमेंट, सर्वर की लॉजिक को लिखना। नाउ एक वेबसाइट जो है फ्रंट एंड, बैकएंड और डेटाबेस, तीन चीजों पे चलती है। फ्रंट एंड का काम क्या होता है, डेटा को दिखाने का, एंड बैकएंड का काम होता है मतलब कि सर्वर का काम होता है उस डेटा पे प्रोसेसिंग करने का, ऑथराइज करने का, ऑथेंटिकेट करने का, और यूजर ने जो जो मांगा है उसको फुलफिल करना किसका काम होता है, एक बैकएंड का, एक सर्वर का काम होता है। नाउ थर्ड थिंग इज डेटाबेस। डेटाबेस का काम क्या होता है, डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना। ये का जो दौर है, एआई का दौर है, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो यहाँ पे डेटा जो है हम रो तरीके से नहीं रख सकते। हमें जो डेटा है वो सिक्योर्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमें कोड को रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कोड को। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए, बैकएंड इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। एक अच्छा यूआई बनाना, यूआई को ऑप्टिमाइज करना, यूआई को अच्छे से जोड़ना बैकएंड के साथ, ये फ्रंट एंड इंजीनियर देखता है। सारे लॉजिक्स को हैंडल करना, ऑथेंटिकेट करना, डेटा की प्रोसेसिंग करना, सारे बिजनेस लॉजिक्स को हैंडल करना, यूजर ने क्या मांगा है उसको फुलफिल करना, हर चीज किसका काम है, बैकएंड इंजीनियर का काम है। अब डेटा को कैसे स्टोर करना है, मैनेज करना है, स्केलेबल बनाना है, कैसे डेटा की मॉडलिंग करनी है, कैसे कनेक्शन करने हैं, रिलेशनशिप कैसे बनानी है टेबल्स के बीच में, ये किसका काम है, एक ये भी बैकएंड के अंदर ही आता है, बट हाँ उसके लिए डेटाबेस इंजीनियर्स और ये सब होते हैं, ठीक है। तो बैकएंड के अंदर आपको क्या क्या सीखना है, डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा और आपको सर्वर डेवलपमेंट भी सीखनी पड़ेगी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं एक बैकएंड इंजीनियर होते हुए। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको आना चाहिए सर्वर की लॉजिक लिखना एंड एप्लीकेशन का कोड कह सकते हो आप। जैसे कि आपको ऐसा कोड लिखना है जो आपकी बिजनेस लॉजिक को हैंडल करे, यूजर की ऑथेंटिकेशन को हैंडल करे, डेटा की प्रोसेसिंग को हैंडल करे, मतलब आपको ऐसा कोड लिखना है। देन सेकंड थिंग क्या है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेटाबेस मैनेजमेंट। आपको मैनेज करना आना चाहिए डेटाबेस, टेबल्स बनानी आनी चाहिए, रिलेशनशिप मैनेज करनी आनी चाहिए, यूनियंस कैसे निकालने हैं, डेटा को कॉपी नहीं होने देना, डेटा को मतलब बार बार रिपीट नहीं होने देना, रीयूजेबल बनाना है, कैसे हम उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वेल स्ट्रक्चर मैनर में रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी एपीएस लिखना। एपीएस क्या होती है बेसिकली, देखो बैकएंड और फ्रंट एंड ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है। अब इन दोनों में अगर कनेक्शन कराना है, ये इसको डेटा दे पाए, ये इसको डेटा दे पाए, इसके लिए क्या चाहिए, नीचे ब्रिज चाहिए। ब्रिज ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि देखो भाई ये जो है क्या पता किसी और लैंग्वेज पे, ये किसी और लैंग्वेज पे, बट हमें किसी एक कॉमन तरीके पे आना पड़ेगा कि जिससे तो एक दूसरे जो है बात कर पाए। तो उसके लिए बैकएंड इंजीनियर को क्या करना पड़ता है, पूरी एक एपीआई बनानी पड़ती है। उस एपीआई के थ्रू क्या होता है, फ्रंट एंड जो है उससे जुड़ता है, फ्रंट एंड उस एपीआई के थ्रू डेटा को भेज पाता है, डेटा को ले पाता है। रेस्टफुल एपीएस बनाना, ग्राफक्यूएल एपीएस बनाना आपका काम है एज अ बैकएंड इंजीनियर। फोर्थ थिंग दैट इज सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को मैनेज करना, रिलायबल बनाना, हमेशा के लिए सिक्योर्ड रहे, कोड सिक्योर वाइज चले, हैकर्स स्पाई ना आ पाए, आपके यूजर की जो डेटा है वो ना लीक हो सके, प्राइवेसी को हैम्पर ना हो, ये सब किसका काम है, ये आपका काम है। एज अ सिक्योर डेटाबेस लिखना, सिक्योर सर्वर को लिखना, ये आपका काम है। ओके देन फिफ्थ, फिर से अगेन मेन चीज दैट इज स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। स्केलेबल, आपका बैकएंड कोड जो है पूरा स्केलेबल होना चाहिए, अच्छे तरीके से पूरा बैकएंड लिखा होना चाहिए कि वो क्या है, स्केलेबल है, यूजर उसको यूज कर पा रहा है। लेट्स सपोज अगर 5 डेवलपर्स आते हैं, 5 डेवलपर्स और नए ऐड होते हैं टीम के अंदर, तो उनको समझ आना चाहिए कि भाई कोड क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, ऐसे ऐसे कोड लिखने हैं कि जो स्केलेबल हो, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा हो। सिक्स्थ पार्ट इज इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी सर्विसेज। अब देखो बैकएंड इंजीनियरिंग आपके स्तर तक सीमित नहीं होती। अब लेट्स सपोज आपको चाहिए कि भाई जूम की वीडियोस जो है आपके एप्लीकेशन पे दिखनी चाहिए, तो अब जूम की वीडियोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जूम की एपीएस को हिट करना पड़ेगा, जूम के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि व्हाट्सएप का कुछ डेटा है वो मेरी वेबसाइट पे दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना पड़ेगा। आपको चाहिए कि यूट्यूब का डेटा, यूट्यूब की वीडियोस, यूट्यूब के कमेंट्स, एनालिसिस मेरे
वेबसाइट पे आना चाहिए तो उसको आपको यूट्यूब पे राउट करना पड़ेगा, यूट्यूब से बात करनी पड़ेगी। तो थर्ड पार्टी सर्विसेज से कैसे कनेक्ट करना है, थर्ड पार्टी सर्विस से कैसे बातें करनी है, ये भी आपका ही काम है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, एक बैकएंड इंजीनियर क्या होता है, बैकएंड इंजीनियर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। इफ यू आर रेडी विद ऑल दिस थिंग्स तो आप समझते हैं कि एक बैकएंड डेवलपर फिर और बैकएंड इंजीनियर बनना कैसे है। तो अब मेरी आप स्क्रीन देखोगे तो मेरे भाई बैकएंड डेवलपमेंट जो है मैं आपको बताऊंगा यूजिंग नोड.js, एक्सप्रेस.js और कुछ अदर लाइब्रेरीज का यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि बैकएंड इंजीनियर बनना कैसे है। देखो आपको नोड.js यूज करनी पड़ेगी, एक्सप्रेस.js यूज करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको नोड.js, एक्सप्रेस.js पे ही जाना है। बैकएंड इंजीनियरिंग करने के लिए, बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको जावा भी कर सकते हो, पाइथन पे भी कर सकते हो, गो पे भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैं बोल दूं जावा आनी ही चाहिए ऑब्वियसली, बट जावा के लिए कुछ अलग होगा नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज सारे बैकएंड सेम होते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप उसको नोड.js के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बताऊंगा मैं, नोड.js के टॉपिक्स उस कॉन्सेप्ट को कैसे फुलफिल करेंगे। तो मैं नोड.js, एक्सप्रेस.js पे बताऊंगा। देन देयर इज जावा, पाइथन एज वेल, उनमें भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत कोड चेंजेस हो। तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। एज अ बैकएंड इंजीनियर के कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, हर फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, अगर मैं नोड.js से बताता हूँ तो आपको ये जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हो। वेरिएबल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, एरेज, कंट्रोल फ्लो, एरर हैंडलिंग, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हम फाउंडेशंस पहले क्लियर करेंगे। एज अ बैकएंड इंजीनियर पहले आपकी फाउंडेशंस क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप प्रोग्राम लिखना भी आता है नहीं आता, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है नहीं आती, तो हम पहले फाउंडेशन को हम क्लियर करेंगे। ओके, देन सेकंड थिंग इज, आप जैसे नोड.js यूज कर रहे हैं तो यस, नोड.js के बेसिक समझेंगे कि नोड.js क्या होता है, नोड.js के अंदर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट क्या होता है, एंड नोड.js को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे npm को यूज करना है, जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे रन करनी है नोड.js का यूज करके, और मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है नोड.js के अंदर। जैसे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली 3-4 फाइल्स कैसे एक दूसरे से बातें करती हैं। लेट्स सपोज अगर आपने 3 फाइल बनाई, 3 जावास्क्रिप्ट फाइल, तो 3 जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, कैसे डेटा शेयर करेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मॉड्यूल्स लिखने पड़ते हैं। ओके, तो दो तरह के मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि कॉमन जेएस मॉड्यूल, ईएस मॉड्यूल, तो इन दोनों पे कैसे काम होता है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ कोर मॉड्यूल जैसे कि एफएस, पाथ और एचटीटीपी। ये 3 बहुत अच्छे कोर मॉड्यूल्स हैं नोड.js के, आपको आने चाहिए। सेम मॉड्यूल्स, सेम ऐसे मॉड्यूल्स आपको और फ्रेमवर्क्स में भी मिलेंगे। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ, ऐसी सेम चीजें आपको जावा में मिलेगी, ऐसी सेम चीजें आपको पाइथन में भी मिलेगी। इवेंट लूप एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड वर्किंग विद पैकेजेस एंड एनपीएम, आपको ये आना चाहिए अगर आप नोड.js पे जाना चाहते हो। ठीक है, तो नोड.js की बेसिक्स क्लियर करने के बाद हाँ फिर आप चले जाओ एक्सप्रेस.js के बेसिक्स पे। एक्सप्रेस.js समझो कि एक फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे फ्रेमवर्क काम करता है, फ्रेमवर्क में सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, एपीएस कैसे अच्छे तरीके से बनती है, कैसे पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, पूरा कोड कैसे अच्छे तरीके से लिखना है, तो एक्सप्रेस.js आपको आना चाहिए। देन सेटिंग अप एंड एक्सप्रेस एप्लीकेशन, कैसे एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को आपको सेटअप करना है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, राउटिंग कैसे करनी है, मिडलवेयर क्या होते हैं। मिडलवेयर बेसिकली मैं बता देता हूँ छोटी सी चीज, जो आपकी एपीआईज जब डेटा लेके आती है तो डेटा को ऑथेंटिकेट करना, डेटा को चेक करना, उसके लिए मिडलवेयर लगाते हैं हम। मिडलवेयर बेसिकली कुछ नहीं होता, सर्वर से जो पहले फंक्शन चलता है, जैसे सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने वाली है, उस रिक्वेस्ट को पहुंचने से पहले अगर आप कुछ काम करना चाहते हो उसके लिए क्या है, मिडलवेयर होता है। देन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को कैसे हैंडल करना है, सर्वर स्टैटिक फाइल, सर्विंग स्टैटिक फाइल्स कैसे आपको सर्व करने आनी, जैसे कि एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल, जेएस फाइल, कोई फोटो हो गई, कोई वीडियो होगी, कैसे उनको सर्व करना है टू फ्रंट एंड। बेसिक एरर हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अपने बेसिक्स कैसे क्लियर करने हैं इन नोड.js, एक्सप्रेस.js एंड मोंगोडीबी। ये आपका फेज 1 है। उसके बाद मैंने फेज 2, फेज 3 भी लिखा हुआ है जो आपको 20 एलपीए का जॉब दिलवाएगा। 20 एलपीए के जॉब के लिए सिर्फ ये नहीं पढ़ना, उसके बाद आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। ऑब्वियसली लिंक्डइन पे आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए, आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के साथ बातें होनी चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, डीएस से आना चाहिए, आपको पूरी फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, देन यस, उसके बाद क्या है, मोंगोडीबी के बेसिक्स। मोंगोडीबी क्या होता है, मोंगोडीबी कैसे चलाना है, क्लाउड ऑपरेशंस कैसे करने हैं, मोंगोडीबी शेल और कंपास को कैसे यूज करना है, कनेक्टिंग नोड.js टू मोंगोडीबी यूजिंग द मोंगोडीबी नेटिव ड्राइवर। ठीक है, कैसे मोंगोडीबी को फिर नोड.js पे जोड़ना है, एक्सप्रेस.js पे जोड़ना है। टूल्स, एनवायरनमेंट, वर्जन कंट्रोल कैसे करना है। देखो आपको आना चाहिए कि टूल्स और कुछ एनवायरनमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि गिट गिटहब हो गया, आपको गिट गिटहब आनी चाहिए। कमांड लाइन पे कैसे यूज करना है गिट गिटहब को, कोड एडिटर कैसे यूज करना है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। नोड.js एज अ नोड.js बैकएंड डेवलपर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे क्या आना चाहिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड नोड.js, जैसे कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको क्लोजर्स एंड स्कोप ये आना चाहिए। इवेंट एमीटर्स इन नोड.js, स्ट्रीम्स एंड बफर्स कैसे करने हैं, वर्किंग विद चाइल्ड प्रोसेसेस, डिबगिंग नोड.js एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिक्स, ये आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर आना चाहिए। ओके, देन उसके बाद एक्सप्रेस.js इंटरमीडिएट, रेस्टफुल एपीआईज कैसे लिखनी है, उसके डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। रिक्वेस्ट वैलिडेशन, एक्सप्रेस वैलिडेटर एक मिडलवेयर है आई थिंक, ये उसको आपको यूज करना है। एक्सप्रेस वैलिडेटर एक लाइब्रेरी है, आपको वो यूज करनी आनी चाहिए। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कैसे यूज करने हैं, जेसन वेब टोकन एक लाइब्रेरी को कैसे इंक्लूड करना है, फाइल को अपलोड कैसे करना चाहिए। टेम्पलेट इंजन जैसे कि EJS और पग जो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए
लिए यूज होते हैं, इनको कैसे ऐड करना है। फिर मोंगोडीबी के इंटरमीडिएट लेवल जैसे कि स्कीमा और मॉडलिंग क्या होती है, वैलिडेशन कैसे ऐड करते हैं हम, मिडलवेयर, प्री पोस्ट हुक्स, क्वेरिंग, फिल्टर, सॉर्टिंग, पेजिनेशन, एग्रीगेशन, पाइपलाइंस क्या होती हैं, रिलेशनशिप क्या होती है मोंगोडीबी के अंदर, कैसे एम्बेडिंग वर्सेस रेफरेंसिंग कैसे काम करती है, इंडेक्सेस और फॉर परफॉर्मेंस, ये आपको मोंगोडीबी के अंदर आना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल पे। फिर उसके बाद आपको एक पूरा फुल बैकएंड बनाना चाहिए कि बिल्डिंग अ फुल बैकएंड के अंदर स्ट्रक्चरिंग अ नोड.js एक्सप्रेस.js प्रोजेक्ट, एमवीसी पैटर्न कैसे फॉलो करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, CRUD एपीआईज कैसे लिखनी है एक्सप्रेस.js एंड मोंगोडीबी के साथ, एरर हैंडलिंग अक्रॉस द एप्लीकेशन, लॉगिंग करनी आनी चाहिए जैसे कि विस्टन या मॉर्गन आप यूज कर सकते हो लॉग करने के लिए। ये है कि आप एक इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद आपने इंटरमीडिएट लेवल पे एक्सप्रेस.js, नोड.js और मोंगोडीबी सीख लिया। उसके बाद आप क्या करो, कोई एक प्रोजेक्ट बनाओ जो एमवीसी पैटर्न फॉलो करता हो, फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करता हो, CRUD एपीआईज हो उसके अंदर अच्छी खासी, एरर हैंडलिंग हो रखी हो अक्रॉस द एप्लीकेशन, और लॉगिंग हो जैसे मेन मेन जगह पे आपने लॉग कर रखा हो कि अगर जैसे कोई आप यूट्यूब से बात करते हो तो यूट्यूब से बात करते टाइम क्या क्या पूरी प्रोसेस हुई, तो उस पूरी प्रोसेस को आप लॉग कर सकते हो ताकि चेक हो जाए कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये टेस्टिंग आनी चाहिए आपको। टेस्टिंग बेसिक्स क्या है, टेस्टिंग एपीआईज विद सुपर टेस्ट, यूनिट टेस्टिंग विद जेस्ट एंड मोका, मॉकिंग मोंगोडीबी विद मोंगोडीबी मेमोरी सर्वर, ऐसा कुछ आपको टेस्टिंग के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ये जो आपको बताने वाला हूँ ये है सीनियर डेवलपर स्किल्स। आपको पहले बेसिक्स आने चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच के फिर आप जाओ सीनियर डेवलपमेंट स्किल्स पे जैसे कि एडवांस नोड.js, वर्कर थ्रेड्स क्या होते हैं फॉर सीपीयू इंटेंसिव टास्क, क्लस्टर मॉड्यूल फॉर मल्टी कोड स्केलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोफाइलिंग, बिल्डिंग CLI टूल्स विद नोड.js, कस्टम मॉड्यूल क्रिएशन एंड पब्लिशिंग टू डोम। ये आपका नोड.js के एडवांस वर्जन हैं, कैसे आप ये एडवांस को चीजों को आप यूज कर सकते हो। सेम चीजें आपको और भी उनमें मिल जाएंगी, जावा में मिल जाएंगी, पाइथन मिल जाएगी, आपको बस पढ़ना है थोड़ा बहुत इनके बारे में कि उनमें किस नाम से है, सेम काम उनमें भी ही होता है। एडवांस एक्सप्रेस.js जैसे कि आप एक्सप्रेस की रेट लिमिटिंग कैसे यूज करते हो, कैशिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, रेडिस क्या यूज करके, वेब सॉकेट्स फॉर रियल टाइम ऐप जैसे कि जो वीडियो कॉलिंग होती है उसके थ्रू होती है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आगे ना, यहाँ पे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे हर एक सर्विस को हमें अलग अलग लिखना चाहिए। जैसे कि एक यूट्यूब की बात की जाए, यूट्यूब में यूजर की सर्विस, यूजर का जो पूरा कोड है, यूजर क्रिएशन का कोड वो अलग है, बट अगर यूट्यूब पे जब वीडियोस देखते हो तो उस टाइम पे पूरा सिस्टम जो है पूरा अलग चलता है, मतलब सर्वर अलग अलग से हैं, सर्वर में मतलब माइक्रो सर्विसेज के अंदर वो बटा हुआ है। तो माइक्रो सर्विस कैसे लिखनी है, कैसे उसको ऐड करना है, काम करना है, तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। एडवांस मोंगोडीबी, एडवांस्ड एग्रीगेशन पाइपलाइंस, ट्रांजैक्शन कैसे यूज करनी है, मल्टी डॉक्यूमेंट ACID ऑपरेशंस, शार्डिंग एंड रेप्लिकेशन, ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज विद इंडेक्स्ड एंड एक्सप्लेन प्लान्स, डेटा मॉडलिंग फॉर स्केलेबिलिटी। मैंने आपको जो बता रहा हूँ ये टॉपिक्स रियलिटी में एज अ बैकएंड इंजीनियर अगर आप नोड.js पे जाते हो तो आपको इनकी जरूरत है, आप इनको जरूर पढ़ सकते हो। ओके, सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हेलमेट फॉर HTTP, कोड्स कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है कि अगर कोई और URL अगर हिट करता है तो उसको एक्सेस ही नहीं देना, CSRF प्रोटेक्शन, ऑथेंटिकेशन कैसे लगानी है, ओथ और रिफ्रेश टोकन JWT के साथ, पासवर्ड हैशिंग कैसे करनी है, इनपुट सैनिटाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग इंजेक्शन एक्शंस अटैक्स, तो एनवायरमेंट सिक्योरिटी, सीक्रेट्स मैनेजमेंट, बहुत कुछ है ये आप सीख सकते हो सिक्योरिटी के बारे में। ये सब आपको आना चाहिए फॉर अगर आप अपने बैकएंड में सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हो तो। देन उसके बाद डिप्लॉयमेंट, आपको बैकएंड को डिप्लॉय करना आना चाहिए क्योंकि आप एक सीनियर लेवल इंजीनियर हो। डेवऑप्स आपको आना चाहिए, डिप्लॉइंग नोड.js एप्लीकेशन फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट, डॉकर बेसिक्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे कि AWS, Heroku, DigitalOcean या फिर आप Azure को भी ले सकते हो इसके अंदर। डॉकर के बेसिक्स, कंटेनराइजेशन क्या होती है और CI/CD पाइपलाइंस, गिटहब एक्शंस कैसे ऐड करनी है, लोड बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, रिवर्स प्रॉक्सीज और मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग इन प्रोडक्शन, बहुत कुछ ये चीजें आपको आनी चाहिए अगर आप डिप्लॉयमेंट करने जाते हो तो। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइलिंग नोड.js विद clinic.js और बिल्ट इन टूल्स, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, कैशिंग एंड रेडिस और इन मेमोरी स्टोर, लेजी लोडिंग एंड पेजिनेशन, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग स्ट्रेटजीज, ये आपको आना चाहिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। एडवांस टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करनी है एंड टू एंड, ये अब टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप अब सीनियर लेवल पे आ गए हो। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, मॉकिंग एक्सटर्नल सर्विस, लोड टेस्टिंग। अब आप ये पूछ रहे हो कि भाई इतना सारा बता दिया है, यस। एडिशनल टूल्स एंड कॉन्सेप्ट जैसे कि आप मैसेज क्यूज कैसे लिख सकते हो, ग्राफ QL हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, सर्वरलेस हो गया, सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है और डोमेन डिजाइन सिस्टम क्या है, ये सब। ठीक है, सीनियर लेवल का माइंडसेट क्या होता है, देखो सबसे पहला अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हो बैकएंड इंजीनियरिंग के, सबसे पहला चीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, टैकल कॉम्प्लेक्स एम्बिशियस प्रॉब्लम्स एंड ब्रेक देम इनटू मैनेजेबल पीसेस। ये ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता होनी चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होनी चाहिए बेसिकली। कोड क्वालिटी, राइट क्लीन मेंटेनेबल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड कोड। आर्किटेक्चर, डिजाइन स्केलेबल एंड रेसिलेंट सिस्टम्स। मेंटरशिप, गाइड जूनियर डेवलपर्स एंड शेयर नॉलेज। बिजनेस एक्यूमेन, अंडरस्टैंड हाउ योर बैकएंड इंपैक्ट्स द प्रोडक्ट एंड यूजर। दिस इज द मेन थिंग। अगर आप बैकएंड इंजीनियरिंग कहीं पे जाते हो तो उनके बिजनेस को आपको बढ़ाना है, कैसे आप एक अच्छा उनको बिजनेस ला के दे सकते हो कि उनके लिए आपने कोड लिखा और उनका कोड लिखने के बाद की वेबसाइट अच्छी चल रही है तो मतलब उनका बिजनेस बढ़ रहा है, राइट। रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ऐसे ऐसे कुछ रिसोर्सेज। यहीं पे किसी में भी आपको
दिक्कत आती है आप उसको कमेंट कर सकते हो कि भाई ये चीज बता दो, मैं उसके लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना आपको जो बताया है, ये पूरा फुल स्टैक बैकएंड डेवलपर का रोड मैप है। ये आपको आना चाहिए अगर आप नोड जेएस पे जाते हो तो। ऐसे आप पाइथन के लिए पूछ सकते हो, जावा पे भी पूछ सकते हो, सेम ही है मोस्टली, मतलब 90% सेम है, थोड़े बहुत नाम वाम थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, बट हाँ कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सेम है। जो इस कॉन्सेप्ट में है क्या पता उस वाली लैंग्वेज में किसी और नाम से हो, पर कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सेम ही है। तो ये होता है एक, अगर आपको बैकएंड इंजीनियर बनना है इतना कुछ आपको आना चाहिए। कोई ये मत सोचना कि यार ये बस कर लिया और चल भाई हो गया, ये बस लोग पता है कितना करते, इतना ही करते हैं बिगिनर लेवल पे, बस फाउंडेशन सेटअप करी बस बात खत्म। नहीं, इसके बाद बहुत कुछ होता है, मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको बताऊं एज अ फुल स्टैक इंजीनियर मैं इन सब चीजों को मोस्टली रोज नहीं तो कह सकता, बट हाँ हर दूसरे दिन में ये सब चीजें यूज करता हूँ अपनी रोज कोडिंग लाइफ के अंदर। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने आपको जो बताया है ये रियलिटी चेक में यूज होती है, रियल प्रोजेक्ट्स में ये सब यूज होने वाला है। आपको इतना कुछ आना चाहिए और अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट कोड आपको लिखना है, स्केलेबल कोड लिखना है, ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब ये सारा कुछ मैंने को बता दिया है, जाओ पढ़ो शुरू करो। देखो मेरे भाई ये कोई 1 महीने में 2 महीने में नहीं होगा, 5 से 6 महीने 7 महीने 8 महीने लग सकते हैं, बट पॉइंट इज ऑल अबाउट की लर्निंग द मेन थिंग्स, लर्निंग द क्वालिटी के साथ पढ़ो यार, क्यों नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ लाइफ के अंदर सब मिलता है, क्वालिटी के साथ जाना चाहिए आपको। ठीक है, आप बस अगर आप इसे पानी मार दोगे ऊपर ऊपर से पढ़ दोगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला। आपको स्किल्स बनानी है, सीखना है कैसे एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनना है, क्या क्या आपको आना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी और में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना है, आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है वहां पे आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।